वेलकम टू आकाश जीएस क्लासेस। आकाश जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम करने वाले हैं क्लास 9th में आने वाले कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, और ये क्वेश्चंस आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी इम्पॉर्टेंट हैं। ये एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये क्वेश्चंस जो हैं मिक्सचर्स हैं, यानी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स का मिक्सचर है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, इनकम टैक्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जो आयकर जो होता है वो किस चीज़ का एग्जाम्पल है? क्या प्रत्यक्ष कर है, डायरेक्ट टैक्स है, या इनडायरेक्ट टैक्स है, अप्रत्यक्ष कर है? तो बताइए। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा इनकम टैक्स जो होता है वो डायरेक्ट टैक्स होता है। ठीक है। अब इनकम टैक्स होता क्या है? जब भी आप कोई भी इनकम करते हो, सपोज कर लो इफ़ यू आर अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय और यू आर ए प्राइवेट एम्प्लॉय, या आप तो सरकारी कर्मचारी हो या फिर आप एक प्राइवेट कर्मचारी हो, ठीक है। और आपकी जो सैलरी है, आपकी जो तनख्वाह है, उसके कुछ निश्चित मानक आते हैं सरकार के द्वारा, जो बजट में वर्णित होता है, लिखित होता है। अब जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ 2.5 लाख, अगर किसी व्यक्ति की आय जो है 2.5 लाख है, अ पर्सन इनकम इज 2,50,000, यानी एक व्यक्ति की आय 2.5 लाख है, तो उसे 10% टैक्स पे करना पड़ेगा। कितना परसेंट? 10%। तो इसको हम क्या करेंगे, 2.5 लाख का 10% निकालेंगे, 10/100, 2 जीरो से 2, यानी आपको 25,000 रुपये सालाना पर ईयर आपको 25,000 रुपये गवर्नमेंट को पेड करना पड़ेगा। ठीक है। और ये ईयरली काउंट किया जाता है इनकम टैक्स। तो डायरेक्टली आपके अकाउंट से 25,000 रुपये कट जाएंगे। ठीक है। ये होता है आपका इनकम टैक्स, प्रत्यक्ष कर, जो कि एक डायरेक्ट टैक्स होता है, और ये व्यक्ति को सीधे सीधे प्रभावित करता है। ठीक है, जो व्यक्ति इससे संबंधित होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, जिसको जीडीपी भी कहते हैं हम। जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, इज द टोटल ऑफ ऑल वैल्यू एडेड क्रिएशन इन एन, बोल रहा है जो सकल घरेलू उत्पाद जो होता है, कुल वैल्यू होती है, कुल मूल्य होता है, जो किसी इकोनॉमी में या किसी इंडस्ट्री में ऐड किया जाता है। बताइए क्या होगा? तो इसका होगा, जो जीडीपी होता है वो फाइंड आउट करता है किसको? इकोनॉमी को। ठीक है। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन इज द टोटल ऑफ ऑल वैल्यू एडेड क्रिएटेड इन एन इकोनॉमी। ओके। यानी किसी देश की या किसी व्यक्ति की अर्थव्यवस्था या किसी देश की अर्थव्यवस्था को बनाने के लिए जीडीपी का हम प्रयोग करते हैं। बाकी आप जीडीपी जानते हो ना, कि जीडीपी क्या होती है? किसी भी देश, जैसे ये हमारा देश है, ठीक है, किसी भी देश की बाउंड्री के अंदर, ठीक है, उसकी सीमा के अंतर्गत कुल सर्विसेज यानी सेवाओं, कुल सेवाओं और उत्पाद का मूल्य, ठीक है, कुल सेवाओं, द वैल्यू ऑफ सर्विसेज एंड गुड्स, ठीक है, इन द बाउंड्री ऑफ एनी पर्टिकुलर कंट्री। एक देश की सीमा के अंतर्गत उसकी कुल सेवाओं और उसके उत्पादों का कुल मूल्य, ठीक है, लेकिन जो मूल्य होना चाहिए उसकी सीमा के अंतर्गत कमाया होना चाहिए। ये नहीं कि आप विदेश में कमा रहे हो, ठीक है, तो उसको हम जीडीपी में इंक्लूड नहीं करेंगे। ओके। और एक चीज़ और है कि अगर कोई विदेशी कंपनी है, एक फॉरेन कंपनी है, अगर वह भारत में व्यापार करती है, तो उसके द्वारा जो टैक्स प्राप्त होगा, जो कर प्राप्त होगा सरकार को, वो भी जीडीपी में इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, कोई व्यक्ति जो है इंडिया का विदेश में कमा रहा है तो हम उसे जीडीपी में इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि वो भारत की सीमाओं के अंतर्गत जो है आय प्राप्त नहीं कर रहा है। नेक्स्ट है आपका ट्रू एंड फॉल्स पे चलते हैं बच्चों। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा, डिवाइड्स इंडिया ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स। हाँ, जो कर्क रेखा है भारत को लगभग 2 भागों में बांटती है, लगभग 2 भागों में बांटती है। इस तरह से ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, कर्क रेखा है, जिसके अक्षांश हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ, ठीक है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ठीक है, यानी 23.5 डिग्री लैटिट्यूड, इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे। और ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, 8 स्टेट से होकर पास करती है। इट पासेस फ्रॉम द 8 स्टेट ऑफ इंडिया। जो प्रथम राज्य है वो है आपका गुजरात। उसके बाद बच्चों ये पास करती है दोस्तों राजस्थान से, ठीक है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश,
मध्य प्रदेश में से सन 2000 में एक राज्य अलग किया गया था जिसका नाम था छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद ये जाती है झारखंड से, जो कि आपका बिहार से अलग किया गया था, ये भी सन 2000 में अलग किया था। उसके बाद ये जाती है लाइन झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में। उसके बाद दोस्तों ये पास करती है आपकी जो हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट, नहीं उससे पहले ये वेस्ट बंगाल तो हमने करवा दिया। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं जो हमारे त्रिपुरा और मिज़ोरम, त्रिपुरा और मिज़ोरम, इनसे और पास करती है। ठीक है, तो ये कुल मिला के 8 राज्य हो गए। क्या पढ़ा रहे थे हम? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा डिवाइड्स इंडिया ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स, बिल्कुल ठीक है, लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। नेक्स्ट है आपका, इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, अराबियन सी, जो अरब सागर है। अराबियन सी वाटर बॉडीज इज लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया। ठीक है, अराबियन सी जो है, अरब सागर जो है भारत के पश्चिमी भाग में है। तो सही बात है भाई, ये हमारा देश है। इस तरह से ये वाला जो पार्ट है, ये यहाँ जो लक्षद्वीप है, अब यहाँ जो सागर है उसे कहते हैं हम अरब सागर, अराबियन सी, अरब सागर। ठीक है, बाकी इधर तो आपको पता है बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, नेक्स्ट है, इंडिया अकाउंट 2.4% ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। भारत जो है पूरे विश्व का 2.4% एरिया या क्षेत्र जो है ऑक्युपाइड, यानी अपने अंदर समाहित किए हुए है। तो सही बात है, भारत कुल विश्व का 2.4% जो एरिया है, क्षेत्रफल है, वो समाहित किए हुए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टाइम फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश इज 2 hours 35 minutes। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच जो टाइम लैग है, समय का अंतर है, वो है 2 घंटा 35 मिनट। बिल्कुल सही। कैसे 2 घंटा क्या 35 मिनट है? जैसे सपोज कर लिए ये हमारा भारत है। अब आप एक बात बताइए मुझे, लगभग वैसे हम 2 घंटे मान लेते हैं उसे, जो इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम है, स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियम, जिसको जो इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है और जिसके अक्षांश हैं 82.5 डिग्री। ठीक है, सॉरी, जिसके ये देशांतर है, सॉरी अक्षांश क्यों होगी भाई, देशांतर टाइम है ना, टाइम हमेशा हम लैटिट्यूड यानी देशांतर से फाइंड आउट करते हैं। तो जिसके देशांतर हैं 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ठीक है, पूर्वी देशांतर। 82.5 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, नॉट लैटिट्यूड, ध्यान रखना, लॉन्गिट्यूड, लॉन्गी मतलब देशांतर। ठीक है, हम समय हमेशा देशांतर से ज्ञात करते हैं। तो अगर इसको मैं फाइंड आउट करूं, इसको 82.5 को मुझे पता है एक देशांतर, ठीक है, एक लॉन्गिट्यूड यानी एक देशांतर, एक लॉन्गिट्यूड एक देशांतर से दूसरे देशांतर में जाने में 4 मिनट का समय लगता है। ठीक है, 4 मिनट का टाइम हमें लगता है। हमें इंडिया का टाइम आउट फाइंड आउट करना है, तो 82.5 डिग्री में आप कर दो 4 की मल्टीप्लाई। तो जब आप इसमें 4 की मल्टीप्लाई करोगे दोस्तों, तो आपको मिलेगा 4 2 जा 8, 4 दूनी 8, 8 चौक 32। ठीक है, और आधे में कितना होगा, इस आधे का और निकाल लो, आधे का हमें पता है, अरे एक देशांतर बराबर 4 मिनट, तो आधा देशांतर बराबर कितना मिनट भाई, 2 मिनट। ठीक है, तो टोटल 330 मिनट हो गए 82.5 डिग्री में। ठीक है, 82.5 डिग्री में 330 मिनट हो गए कि नहीं हो गए? हाँ जी, 330 मिनट हो गए। अब इस 330 मिनट को आप आवर यानी घंटे में कन्वर्ट कर लो, तो 60 से भाग दे दो, मिनट में अगर 60 का भाग लगा दोगे तो वो घंटे में बदल जाएगी। भाग लगाया, तो ये भाग लगाने के बाद मुझे मिला 5.5 घंटा। ठीक है, 5.5 घंटा, यही भारत का स्टैंडर्ड टाइम जोन है, 5.5 घंटा। ठीक है, जैसे अगर लंदन में 12 बज रहे हैं दोपहर के, तो इंडिया में 5.5 घंटा आप ऐड कर दो, यहाँ बढ़ेंगे 17:30 बजेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो आप 17:30 बता दो, 5:30 बजेंगे लगभग। ठीक है, सही बताया ना मैंने, 15 16 17, हाँ 5:30 बजेंगे इंडिया में। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हाँ अब मेन क्वेश्चन पे तो हम छोड़ के जा रहे थे यार। देखो, इंडिया के जो हमने देशांतर लिए हैं वो 82.5 डिग्री ईस्ट ही क्यों लिए हैं, ये सोचो। यही रेखा हमने क्यों ली, ये जो हमने 82.5 डिग्री जो देशांतर है, यही क्यों ली? हम 83 भी ले सकते थे, 90 भी ले सकते थे, कोई भी देशांतर हम ले सकते थे। ठीक है,
हमने यही क्यों ली? तो इसके लिए हम एक मैप का अध्ययन करते हैं, एक मैप के बारे में थोड़ा जानते हैं। उस मैप के थ्रू आप इसको अच्छी तरह से भली भांति समझ पाएंगे। ठीक है, ये मैप देखो भाई दोस्तों, जस्ट लुक एट दिस मैप। ये इंडिया का मैप है। अब यहाँ थोड़ा ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ थोड़ा ध्यान से देखिए, ये जो है ये है हमारी स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन। ठीक है, 82.5 डिग्री है ना, 82 डिग्री एंड 30 मिनट, 82 डिग्री 30 मिनट, ये जो रेखा दिख रही है आपको, ये जो जा रही है, ठीक है, ये भारत का स्टैंडर्ड टाइम है। ठीक है, अब ये देखो, ये बीच से इलाहाबाद के नैनी से गुजर रही है। ठीक है, अब हम इधर भी तो ले सकते थे थोड़ी सी, ठीक है, और इधर यहाँ हम 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट, इस देशांतर को भी तो ले सकते थे हमने। यही देशांतर क्यों लिए हमने? इसका मतलब ये है कि भारत का जो सबसे पूर्वी जो बिंदु है वह है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश राज्य जो है भारत के सबसे पूर्वोत्तर राज्य है। ठीक है, और भारत का सबसे पश्चिमी राज्य जो है, यहाँ ले लो गुजरात। ठीक है, यहाँ अब अगर मैं इसे ले लेता, इस वाले को ले लेता, तो यहाँ देखो, इसे लेने से क्या होता कि टाइम का जो अंतर है, समय का जो अंतर है, वो ज़्यादा हो जाता। हमें एक ऐसी रेखा लेनी थी जो इधर से इधर जाऊं और इधर से इधर जाऊं, तो दोनों दिशाओं में जो है समय का अंतर ज़्यादा ना पड़े, क्योंकि हमें पता है सूरज जो है हमेशा पूरब से उगता है। ठीक है, सूरज हमेशा पूरब से उगता है, तो इस कारण से जो सवेरा जो होता है सबसे पहले इस दिशा में होगा। ठीक है, इस डायरेक्शन में होगा। अब जब यहाँ सवेरा भी पहले होगा तो शाम भी तो पहले होगी, अंधेरा भी तो पहले होगा। इसलिए हमने एक ऐसे देशांतर चुने जिससे पश्चिमी दिशा में जाने पर और पूर्वी दिशा में जाने पर समय का अंतर ज़्यादा ना पड़े। अब ये आप देख लो, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। यहाँ से कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि भारत की जो लोकेशन है, ठीक है, क्या है, भारत की जो लोकेशन है वो क्या है, तो आपको बतानी है। इंडिया की जो लोकेशन है, ठीक है, वो इस तरह से है। भारत जो है 37 डिग्री 6 मिनट, कितना बताना है, 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है, 37 डिग्री 6 मिनट, इतना याद रखना है, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी, ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। ठीक है, और 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर तो आप जानते हो ना क्या होता है, हेमिस्फीयर होता है। अगर मैं पृथ्वी को ये ले लूँ, ये इसका नॉर्थ पार्ट है, उत्तरी पार्ट है, और ये इसका दक्षिणी भाग है। ये इसके भूमध्य रेखा है, इक्वेटर है जो 0 डिग्री अक्षांश है, तो ये वाला भाग उत्तरी, इसको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं और इसको साउदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। ठीक है, तो भारत याद रखिएगा हमेशा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्थित है भारत हमारा। तो भारत जो है, अब इसके देशांतर भी तो होंगे कोई, तो देशांतर कहाँ से किस देशांतर के बीच जो भारत स्थित है, तो भारत जो है 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है, उत्तरी देशांतर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी देशांतर से लेकर यहाँ नीचे आइए 8 डिग्री 4 मिनट, या आप नीचे से पढ़िए, भारत 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी देशांतर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है, उत्तरी देशांतर के बीच स्थित है। 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्दर्न लॉन्गिट्यूड से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्दर्न लॉन्गिट्यूड में स्थित है। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी देशांतर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी देशांतर के बीच स्थित है। कोई भी देश बच्चों हमेशा देशांतर के बीच स्थित नहीं होता दोस्तों, उसके कुछ लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड भी होते हैं और लैटिट्यूड भी होते हैं, देशांतर भी होते हैं और अक्षांश भी होते हैं। तो भारत के जो अक्षांशीय विस्तार है या लैटिट्यूडनल जो इसका एरिया है वो कुछ इस तरह से है। अक्षांशीय विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट, ठीक है, 68 डिग्री 7 मिनट, ठीक है, से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है, ये है भारत के क्या है, अक्षांशीय विस्तार। 68 डिग्री 7 मिनट, ठीक, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी अक्षांश से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी अक्षांश तक। ठीक है, अब कुछ बच्चों को कन्फ्यूज़न यहाँ होगा कि सर आप इसको भी पूर्वी बोल रहे हो और इस देशांतर इस वाले अक्षांश को भी पूर्वी बोल रहे हो और इस वाले को उत्तरी बोल रहे हो और इस नीचे वाला जो 8 डिग्री 4 मिनट है इसको भी उत्तरी बोल रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो? ये वाला तो मैंने समझा दिया। जो भारत जो है उत्तरी
नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्थित है, इसलिए उसके जो देशांतरीय विस्तार जो होंगे वो भी उत्तरी ही कहलाएंगे, नॉर्दर्न ही कहलाएंगे। ठीक है। अब प्रश्न यहाँ आता है, एक बच्चा कह रहा है सर ये तो हमें बताया गया है भारत के नक्शे में ये नॉर्दर्न साइड ये और ये साउदर्न साइड है इंडिया का, और ये क्या बोलते हैं ये उत्तरी दिशा है और ये दक्षिणी दिशा है, ये पूर्वी दिशा है और ये पश्चिमी दिशा है, फिर आप दोनों ही कंडीशन में पूर्वी उत्तरी उत्तरी क्यों बोल रहे हो? तो बेटा मैं अभी लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एरिया के बारे में बता रहा हूँ, यानी अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार के बारे में बता रहा हूँ। और जब हम अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार के बारे में पढ़ते हैं तो हम किसी भी देश की जो स्थिति है उसे ग्लोब में देखते हैं। किस में देखते हैं? ग्लोब में। ठीक है, उसे ग्लोब में देखते हैं। ठीक है, जैसे ग्लोब में भारत जो है उत्तरी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, तो उसके जो देशांतरीय विस्तार होंगे वहाँ सारे के सारे उत्तरी देशांतर आएंगे। ठीक है, क्योंकि भाई भारत यहाँ आ ही नहीं रहा, इधर पास ही नहीं कर पा रहा, भारत यहीं रह जा रहा है, तो ये वाला पार्ट तो उत्तरी भाग है ना, ये वाला भाग उत्तरी देशांतर आएंगे ना यहाँ पे, तो सारे के सारे उत्तरी देशांतर आएंगे। हाँ, अगर कोई देश इस इक्वेटर को पार करके, भूमध्य रेखा को पार करके नीचे आ जाएगा तो वो दक्षिणी देशांतर में आ जाएगा। इसी तरह से ग्लोब में जब हम देखते हैं, ये ग्लोब है, ये इसका नॉर्दर्न, ये इसका साउदर्न, उत्तरी और दक्षिणी भाग, ये इसका पूर्वी भाग और ये इसका पश्चिमी भाग, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न भाग। इसी तरह से हम अक्षांशीय विस्तार को भी बताते हैं। भारत जो है अक्षांशीय विस्तार की कंडीशन में पूर्व दिशा में स्थित है। किस दिशा में? पूर्व दिशा में स्थित है, इसलिए जो उसके अक्षांशीय विस्तार होंगे वो भी हमेशा यहाँ पूर्व ही लगा हुआ आएगा। ठीक है, ईस्टर्न तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्टर्न लैटिट्यूड से लेकर 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी अक्षांश से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी अक्षांश तक भारत स्थित है। ये है इंडिया की साइज एंड लोकेशन। ये मैंने आपको अच्छी तरह से बता दी। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दैट। चलिए हम बच्चों के नेक्स्ट जो प्रश्न है उसी पर चलते हैं, जो उनका प्रश्न जहाँ से स्टार्ट हुआ था। आगे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। क्वेश्चन ये है, नेक्स्ट है ये वाला, हिमालय 26 हिमालय एंड द नॉर्दर्न प्लेन्स आर द मोस्ट रीसेंट लैंडफॉर्म। तो सही बात है ना, हिमालय जो है सबसे नवीनतम पर्वतमाला है। हिमालय जो है सबसे नवीनतम पर्वतमाला है हिमालय। ठीक है, याद रखिएगा, यानी सबसे जवान पर्वत है, ऐसे याद रखो। सबसे यंगेस्ट जो है माउंटेन है हिमालय। हिमालय की जगह कभी 33 सागर हुआ करता था, यहाँ पानी था। ठीक है, लेकिन जो हम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ते हैं ना ज्योग्राफी में, ठीक है, उसके थ्रू जो प्लेट्स में टकराव होता है, टकराव कैसे होता है, जैसे हम पृथ्वी को देखें तो पृथ्वी कुछ इस तरह से विभाजित है। ये वाला जो है क्रस्ट है, क्या है ये? क्रस्ट। हिंदी में इसको भूपर्पटी कहते हैं। क्या कहते हैं? भूपर्पटी। ये वाला भाग है आपका मेंटल, मध्य वाला भाग मेंटल है, और ये वाला भाग है कोर, इसको कहते हैं कोर। ठीक है, तो क्रस्ट, मेंटल एंड कोर इस तरह से डिवाइड है। अर्थ जो है, पृथ्वी जो है, इस तरह से विभाजित है। अब ये जो क्रस्ट है भूपर्पटी है। अब सुनो, इसमें एक क्वेश्चन और आता है, जो क्रस्ट है इसमें पूछता है इसमें कौन से तत्व सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। तो आप इस तरह से याद रखना, इसमें सियाल होता है, इसमें सिमा होती है, SIMA सिमा, और इसमें होता है निफे, NIFE निफे। इनमें एलिमेंट को बता देना तत्व को। SI फॉर सिलिका और एल्युमिनियम। तो भूपर्पटी में सबसे ज़्यादा सिलिका और एल्युमिनियम पाया जाता है। फिर उसके बाद है सिमा, सिलिका और मैग्नीज पाया जाता है दूसरी में। ठीक है, मेंटल में। और जो तीसरी है हमारी कोर में, निकल और आयरन, Fe फॉर आयरन। ठीक है, आपने जो आवर्त सारणी है वो पढ़ रखी है, जिसमें जो तत्वों को जो है उनके सूक्ष्मतम रूप में शॉर्ट फॉर्म में दिखाया जाता है। जैसे हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरोन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, नियोन है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है। इन्हें क्या करते हैं हम, इनके शॉर्ट फॉर्म में दिखाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से मैंने ये क्वेश्चन बता दिया, आप याद रखिएगा तत्वों का क्रम। तो हिमालय जो है सबसे नवीनतम पर्वतमाला है, ये भी ट्रू है। द पेनिनसुलर प्लेटू इज कॉम्पोज्ड फ्रॉम द इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स। वाह, क्या क्वेश्चन आया। पेनिनसुलर प्लेटू क्या होता है बच्चों? प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, प्रायद्वीपीय
पठार, प्रायद्वीपीय पठार पेनिनसुलर प्लेटू इज कॉम्पोज्ड फ्रॉम इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स, आग्नेय चट्टानों से, आग्नेय, ठीक है, और सेडिमेंट्री क्या होता है, कायांतरित चट्टानों से बना है। तो ये बात सही है भाई, पेनिनसुलर प्लेटू इन्हीं से बना है, ये भी ट्रू है। हिमालयस आर द फोल्ड माउंटेन, हिमालय पर्वत जो है मोरदार पर्वत का उदाहरण है, बिल्कुल सही है, मोरदार पर्वत का उदाहरण है हिमालय। अगला है द नॉर्थ मोस्ट रेंज ऑफ हिमालय, हिमालय जिसको हम हिमाद्री के नाम से जानते हैं, जो हिमालय की जो सबसे उत्तरी चोटी है जिसे हिमाद्री के नाम से जानते हैं, इसको मिडिल और लेजर हिमालय से भी जानते हैं। बताइए क्या है, कमेंट करके बताइए भाई। ये वाला क्वेश्चन क्लास 9th के बच्चे और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के स्टूडेंट्स हैं मेरे, वो आप बताइए जो नॉर्दर्न मोस्ट रेंज हिमालय है, जो सबसे उत्तरी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, हिमाद्री वाला। हिमाद्री जो है इसको मिडिल और लेजर हिमालय के नाम से जानते हैं कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 30, पीर पंजाल इज द लॉन्गेस्ट रेंज ऑफ इंडिया, पीर पंजाल जो श्रेणी है भारत की सबसे लंबी क्या है, रेंज है, पर्वतमाला है। तो बताइए यस ट्रू, पीर पंजाल भारत की सबसे लंबी पर्वतमाला है। आगे चलते हैं, ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इन्हें आप लोग कर लीजिएगा जिनसे मैं बोल रहा हूँ, हिमांशु लक्की जो भी स्टूडेंट्स हैं वो कर लेने। विच पार्टी, हिमांशु चौहान, लक्की शर्मा, ठीक है, और शिवम चौधरी, ये सब कर लेना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 31, विच पार्टी ऑफ जिम्बाब्वे हेल्प इट्स कंट्री टू गेन द इंडिपेंडेंस, ये जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स वाले हैं उनको नहीं करने, ठीक है, ये नॉर्मल में जो स्टूडेंट्स हैं उनको करने हैं। तो ZANU जनु एफ, ये इसका आंसर दे सकते हो आप, जनु एफ, ठीक है। जिम्बाब्वे की जो पार्टी थी, ठीक है, वो अभी भी वो है, जिम्बाब्वे में बनी हुई है, ठीक है, तो वहाँ जो है सत्ता परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। विच पाकिस्तान जनरल लेड अ मिलिट्री कॉप इन अक्टूबर 1999, तो अक्टूबर 1999 में भाई साहब परवेज़ मुशर्रफ ने जो है तख्ता पलट कर दिया था पाकिस्तान में, और वे वहाँ के जो है प्रशासक या फिर प्रधानमंत्री, उन्होंने बाद में संविधान में संशोधन करके अपने आप को प्रधानमंत्री बनवा लिया, और वहाँ डिक्टेटरशिप है भाई, ठीक है, डिक्टेटरशिप है सिंस 1930। ये क्वेश्चन आप लोग देख लेना। विच कंट्री होल्ड्स द इलेक्शन आफ्टर एवरी 6 years एंड विच हैज़ नेवर बीन अंडर मिलिट्री और डिक्टेटर्स रूल, कौन सी पार्टी 1930 से लगातार जो है चुनाव जीतती जा रही है मेक्सिको में, और जो कभी, और एक ऐसे देश का नाम बताओ जो कभी भी जो है गुलाम नहीं हुआ हो, डिक्टेटर्स रूल। ये सिर्फ उन बच्चों को करने हैं जो मैंने बोल रहा हूँ, जिन बच्चों का। अब ये वाला भी करना है, वही बच्चे करेंगे, कॉम्पिटिटिव वाले नहीं करेंगे। हु सेड दिस, डेमोक्रेसी इज द रूल ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। भाई ये सब बहुत ही फेमस ये वाला कोट है, ये कहा था अब्राहम लिंकन, ठीक है। अमेरिका USA के जो सबसे पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे, ठीक है, तो उन्होंने कहा था डेमोक्रेसी इज रूल फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड ऑफ द पीपल, ठीक है। डेमोक्रेसी तो आप जानते हो ना, लोकतंत्र जो है लोगों के द्वारा लोगों के लिए है, ठीक है। तो ये अब्राहम लिंकन ने कहा था, ये वाली बात, बहुत ही चीज़ें याद आ जाती हैं इस चीज़ से। क्वेश्चन 13, हाउ डज द डेमोक्रेसी एनहांसेस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन, जो डेमोक्रेसी है वो सिटीजन की जो डिग्निटी है उसे कैसे एनहांस करती है, जो नागरिक है उसका स्वाभिमान को किस तरह से रक्षा करती है, उसके स्वाभिमान को। तो इसके लिए आपको पढ़ने पड़ेंगे फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 में दिए गए हैं, ठीक है, भाग 3 में। और मैंने अपनी क्लास इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर डाली हैं। इसके लिए आपको ये पढ़ना पड़ेगा कि डेमोक्रेसी किस तरह से जो है नागरिकों के स्वाभिमान को बढ़ाती है। तो इसके लिए सबसे पहले आप फंडामेंटल राइट्स के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। वैसे सब जानते हैं, मैंने क्लास भी डाल रखी है, आप या तो वो क्लास कर लीजिए। तो पहला राइट टू इक्वलिटी है, समानता का अधिकार होता है, जो आपके संविधान के अनुच्छेद 14 में इसमें है, आर्टिकल 14 में है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, ठीक है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, ठीक है, यानी कानून के समान समानता, सभी कानून के समान के सामने बराबर हैं, ना तो कोई छोटा है ना तो कोई बड़ा है, ना तो वह जाति के आधार पर कानून के सामने बड़ा है और ना ही वह धर्म के आधार पर कानून के सामने बड़ा या छोटा है, ठीक है। इसको कहते हैं राइट टू इक्वलिटी, ये आर्टिकल 14 में है। अब है आर्टिकल 15, ठीक है, अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 में आपको क्या क्या मिलेगा, यहाँ लिख रहा है डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते आप किसी के साथ, क्या नहीं कर सकते, भेदभाव नहीं कर सकते, ठीक है।
अब आगे है, इसका मतलब ये पूरा पढ़ के सुना देता हूँ मैं आपको, वैसे आपको पता ही होगा। प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, प्रोविजन मतलब होता है रोकथाम करना, किसका? डिस्क्रिमिनेशन का। डिस्क्रिमिनेशन मतलब आप भेदभाव समझ सकते हैं, यानी आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल 16 में क्या क्या दिया गया है? इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द पब्लिक एम्प्लॉयड, जो पब्लिक एम्प्लॉयड हैं उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ठीक है। जो भी आपके पब्लिक एम्प्लॉयड हैं उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जो सरकारी नौकर हैं उनके संग भेदभाव नहीं हो सकता है, ठीक है। कि आप इसी जाति से हैं, आप इस जाति से हैं तो आपको भेदभाव का सामना करना पड़ेगा, या आप किसी समुदाय से हैं, ठीक है। अनुच्छेद 17, आर्टिकल 17 में एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17, ये तो एग्जाम में आता है, अस्पृश्यता का निषेध करता है। अनुच्छेद 18 जो है दोस्तों, एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स, यानी आप कोई भी उपाधि नहीं धारण कर सकते हैं। अनुच्छेद 19 जो है राइट टू फ्रीडम, यानी स्वतंत्रता का अधिकार है, यानी प्रैक्टिस ऑफ 6 राइट्स। अगर आप आर्टिकल 19 को फॉलो कर रहे हैं तो आपको ये 6 राइट्स यानी 6 मौलिक अधिकार आपको मिलेंगे। कौन कौन से मौलिक अधिकार मिलेंगे आपको, एक बार आप देख लो कौन कौन से मौलिक अधिकार आपको मिलते हैं। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक व्यक्ति है जो कुछ बोलना चाहता है, आप इसे ऐसे याद रखिए, तो उसे बोलने का अधिकार है, ठीक है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, अपने भावों को बोल सकता है। आर्टिकल 19 में आपको ये याद रखनी है कौन कौन से हैं। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अब राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विथ, अब एक वो व्यक्ति है, अब वो शांतिपूर्ण सभा करना चाहता है, तो हाँ जी, ये जो आर्टिकल 19 है इसी के अंतर्गत जो आपको 6 राइट्स हैं वो ये पहला दे दिया मैंने। दूसरा ये है कि वो शांतिपूर्ण सभा कर सकता है, ठीक है। राइट टू, अच्छा, एसोसिएशन, मतलब वो एसोसिएशन मतलब संगठन का निर्माण कर सकता है, ठीक है। अब यूनियन फॉर एक्सपेरेंस, ठीक है। राइट टू मूव फ्रीली, वो किसी भी देश में एक जगह से दूसरी जगह प्रस्थान कर सकता है, ठीक है। अंत में थ्रू आउट ऑल द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यहाँ सही है, भारत के किसी भी क्षेत्र में वो है प्रस्थान कर सकता है यानी आगमन कर सकता है, ठीक है। तो चलिए ये आप कुछ याद कर लीजिएगा, मैंने ऐसे ही एक्स्ट्रा फैक्टर दिए हैं, ऐसा कुछ नहीं है इसमें जो आप ना कर पाएँ। ये डेमोक्रेसी का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, और जब कभी भी डेमोक्रेसी की बात आती है तो भाई हम तो रोक नहीं पाते अपने आप को। नेक्स्ट है, हाउ डज द डेमोक्रेसी एनहांस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन, ही हो गया। गिव वन मेरिट ऑफ डेमोक्रेसी, एक मेरिट बताओ डेमोक्रेसी की, आप लोगों को ही करना है। अब ये क्वेश्चंस करने हैं आपको। लिस्ट द डीमेरिट्स ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन ब्रीफली, ये ब्रॉड क्वेश्चन है। जो पॉपुलेशन है, जो जनसंख्या जो बढ़ रही है उसके डीमेरिट्स बताइए, ठीक है, उससे क्या क्या हानि हो रही है पॉपुलेशन बढ़ने की का। तो हमको पता है कि जो पॉपुलेशन है ये सन 2011 में जनगणना हुई थी, वही चल रही है। सबसे पहले भारत में 1872 ईस्वी में नियमित रूप से जनगणना हुई थी, ठीक है। अब इसका करना क्या है आपको, ये अडल्ट लिटरेसी रेट अभी सुपर टेट हुआ था दोस्तों, उसमें एक क्वेश्चन आया था कि भारत में जो अडल्ट लिटरेसी रेट है, ठीक है, तो वो कितनी है, तो 74.04% है भारत में अडल्ट लिटरेसी रेट, ठीक है। आगे चलते हैं, ये आप कर लेना, ये क्वेश्चन आपको करके आना है। व्हाट वाज द मेजर डिसएडवांटेज एसोसिएटेड विद HYV सीड्स। HYV सीड्स होता है दोस्तों, HYV सीड्स होता है हाई यील्ड वैरायटी सीड, ठीक है, जो हम आजकल खेतों में यूज कर रहे हैं। हाई यील्ड वैरायटी सीड, अधिक उपजाऊ क्षमता वाला बीज, ठीक है, जो कि आपकी हरित क्रांति हुई थी उसके थ्रू जो आया था, और जिसमें विश्व में जो हरित क्रांति के जो जनक हैं वो हैं नॉर्मन बोरलॉग। ये हैं विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग, याद रखना। और भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, MS स्वामीनाथन। कौन है, MS स्वामीनाथन, जो है भारत में हरित क्रांति के जनक है, MS स्वामीनाथन, ठीक है। अब मैप रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, ये आपको करने हैं। तो पहला है, इन द गिवन मैप लोकेट द फॉलोइंग रिवर, इंडस रिवर और सतलज रिवर। मैप में आपको जो है यानी सिंधु नदी और सतलज नदी दिखानी है, इसके लिए हम इस मैप को ले लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये मैप है भारत का। यहाँ आप देखेंगे इस दिशा में, भारत के पश्चिमी दिशा में बहने वाली जो नदियाँ हैं, ये जो आपको इंडस रिवर दिख रही है पाकिस्तान की दिशा में, ये है आपकी सिंधु नदी, ठीक है।
देखो ये कहाँ से निकल रही है, देखो ध्यान से देखना इसको। इसका 80% वाटर जो है, 80% जो पानी जो है पाकिस्तान इस्तेमाल करता है और 20% पानी भारत इस्तेमाल करता है। इसी के बीच में विवाद हो गया था, ठीक है। तो इंडस यानी सिंधु नदी निकलती देखो कहाँ से, भारत से ही निकलती है, और ये भारत से होती हुई सिर्फ कहाँ जाती है, पाकिस्तान में जाकर अरब सागर में मिल जाती है, ठीक है। अगली है झेलम नदी। इनका क्रम याद रखना बच्चों, इंडस नदी, इंडस रिवर, झेलम रिवर, रावी रिवर, सतलज रिवर, यानी सिंधु नदी, झेलम नदी, रावी नदी और सतलज नदी, ठीक है। ये आपको मैप में दिखानी है जिस तरह से मैं दे रहा हूँ ये, ठीक है बच्चों। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, बाकी तो आप सब लोग जानते ही हैं। नेक्स्ट फिर क्वेश्चन पे चलते हैं। ये जी हाँ हो गई हमारी। एक बच्चा कह रहा है सर मेन क्वेश्चन कहाँ था, तो चलो भाई मेन क्वेश्चन पे चलते हैं दोबारा। हमारा क्वेश्चन था यहाँ पे, ये मैप में हमने लोकेट कर दिया। अब नेक्स्ट है इंडस और सतलज रिवर दिखा दिया। अब इन द मैप आपको ये भी दिखाना है, क्या दिखाना है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो मैंने बता दिया भाई ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और अंडमान निकोबार आइलैंड कैसे दिखाना है, और मुंबई कोलकाता और बे ऑफ बंगाल और अराबियन सी। तो एक संग दिखा देते हैं, इन्हें बार बार नहीं करते हैं। तो एक संग मैप खोल लेते हैं, उसमें दिखा देते हैं इन सारी चीज़ों को, बार बार नहीं करना पड़ेगा इस तरह से। तो ये पहला क्वेश्चन तो हो गया भाई, इंडस रिवर यानी सिंधु नदी हमने दिखा दी, झेलम नदी भी दिखा दी। नेक्स्ट है आपको मैप में ही दिखाना है आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो देखो ये रही ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आपको दिख रही होगी, आई होप। देखो ये जा रही है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मैंने कई बार बताई है ये वाली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। देखो इसी तरह से आपको मैप में दिखानी है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बाद आपको दिखाना था आपको बे ऑफ बंगाल। तो ये देखो ये वाला भाग बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी है ये वाला, ठीक है दोस्तों। और ये अराबियन सी है। आगे हम देखेंगे तो ये लक्षद्वीप है आपके, ये लक्षद्वीप हैं आपके, ठीक है। यहाँ अंडमान और निकोबार आइलैंड है, ये रहे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ठीक है, जिसकी राजधानी जो है पोर्ट ब्लेयर है, ठीक है। तो ये वीडियो हुआ यहाँ पे पूरा बच्चों, बताइएगा आपको कैसे लगा। थैंक यू वेरी मच।